कोई हथियार उठाया और न ही किसी की हत्या की गई। फिर भी इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन एकदम सही दिशा में जा रहा था कि गांधी जी को अपने ही लोगों की वजह से यह आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि अपने ही लोगों ने गांधी जी का सर शर्म से झुका दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस आंदोलन में? क्यों इतने सफल चल रहे आंदोलन को गांधी जी को बीच में ही वापस लेना पड़ा? क्या था ये आंदोलन? आइए आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। किसके? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, इसकी शुरुआत होगी 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता है, और एक महत्वपूर्ण वायसराय। ये क्रांतियों का दौर था। कोई ऐसा साल नहीं जाता था जिस साल अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति न की गई हो। ठीक, तो ये क्रांतिकारियों का पूरा वर्ष था। ध्यान से समझिएगा चैम्सफोर्ड के बारे में। सबसे पहले 1916 ईस्वी में पहली बार महिला विश्वविद्यालय बनवाया। क्या बनवाया? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। स्थापना, ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्यों? क्योंकि अभी तक महिलाओं के शिक्षा पे विशेष कार्य नहीं हुए थे। यहाँ तक कि वैदिक सभ्यता और उसके बाद मुगल काल में भी महिलाओं यानी स्त्रियों को पढ़ने की इजाजत नहीं रहा करती थी। लेकिन स्त्रियों के लिए पर्सनल विद्यालय बनाने वाला कोई वायसराय आया तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आया। इसके समय में बहुत राष्ट्रीय आंदोलन और घटनाएं हुई। सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और सब महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे 1916 का लखनऊ पैक्ट। क्या पढ़ेंगे? 1916 का लखनऊ पैक्ट। ठीक, ये कुछ नहीं है, ये कांग्रेस का एक अधिवेशन था जो लखनऊ में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ये अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हुआ क्या था। इसमें प्रमुख बातें थी कि नरम दल और गरम दल, और इसके साथ एक दल और है, इसका नाम है मुस्लिम लीग। ये तीनों ने कांग्रेस के साथ जाके मर्ज हुई, अर्थात कांग्रेस से जाके मिल गई। ठीक, मिलने का रीजन क्या था उसको भी समझिए। गरम दल और नरम दल 1907 ईस्वी में कांग्रेस से विभाजन हुआ था, अलग हुए थे। अलग होने के बाद आप जानते हैं कि गरम दल के साथ लोगों की संख्या कम थी, पैसे की कमी थी, और लोग इनकी थ्योरी पे जल्दी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इनकी थ्योरी हिंसात्मक थी। हिंसा करना, बम फेंकना, गोली चलाना, और ये चीजें करना बड़ा मुश्किल होता है। विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन विरोध के साथ साथ सामने वाले को गोली मार देना ये बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि आज तो आप मार देंगे लेकिन कल पकड़े गए तो आपकी जिंदगी समाप्त है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए गरम दल के साथ ज्यादातर लोग नहीं जुड़ा करते थे। ठीक है ना? ज्यादातर लोग किसके साथ रहते थे? नरम दल। धीरे धीरे गरम दल टूटने की कगार पे आ गया, तो गरम दल और नरम दल आके कांग्रेस के साथ मिल गए। सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मुस्लिम दल की ऐसी क्या चीजें आई कि मुस्लिम दल को मिलना पड़ा? दरअसल जो खलीफा हुआ करते थे टर्की के, खलीफा का पद पूरी तरीके से समाप्त किया। मतलब मुस्लिम धर्म गुरुओं का जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है खलीफा, उसको समाप्त किया। तो हर देश के मुसलमान उसके विरोध में थे, और भारत के भी मुसलमान विरोध में थे। अब मुस्लिम लीग को व्यापक आंदोलन की जरूरत थी ताकि अंग्रेज बैकफुट पे जाएं और अपने इस फैसले को वापस लें। और ये संभव कैसे था? जब तक वो कांग्रेस में नहीं मिलते तब तक संभव नहीं हो पाता। इसलिए क्या हुआ, गरम दल और नरम दल ये दोनों तो जुड़े, साथ में मुस्लिम लीग भी इसमें आके क्या हो गई? शामिल हो गई। इसकी अध्यक्षता मैंने आपको बता दिया, इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ठीक, दिल्ली दरबार से भी आप कुछ चीजें याद कर लीजिए। जैसे दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। घोषित कब हुई? 1911। दिल्ली दरबार में घोषित हुई थी। केसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया? महात्मा गांधी। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। सर्वेंट मतलब अंग्रेजों का सर्जन, ऐसा शब्द गांधी जी के लिए भारतीयों ने कहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने क्या किया था? भारतीयों को मोटिवेट करके भेजा था। 1913 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी, उसको कहते हैं गदर पार्टी, और बनाने वाला कौन था? लाला हरदयाल।
जो इसके पहले की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल दे रहा हूं कि वो अपने जहन में आप जरूर रखिए, ठीक है ना। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो लखनऊ पैक्ट आपको समझ में आ गया। 3 दल मिले हैं, कांग्रेस में जाकर मिले हैं, और मिलने का रीजन क्या था वो भी मैंने बताया। इसके अलावा 1916 ईस्वी में एक और आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को होम रूल लीग आंदोलन, इस आंदोलन को होम रूल लीग आंदोलन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये आंदोलन जो शुरू करने वाले थे ये 2 व्यक्ति थे। एक का नाम है एनी बेसेंट और दूसरे हैं अपने बाल गंगाधर तिलक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि होम रूल लीग को शुरू करने वाले या उसके संस्थापक कौन है, तो आपका जवाब होगा होम रूल लीग के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। सर दोनों लोग थे? हाँ दोनों लोग थे। क्यों? बाल गंगाधर तिलक पुणे वाले एरिया में थे, ठीक है ना, और मद्रास में कौन थी? एनी बेसेंट, मद्रास। इन दोनों का जगह भी पूछता है, ये ध्यान रखिए। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला है, भारत की नहीं है, ठीक है ना। होम रूल लीग आंदोलन होता क्या है कि घर बैठे बैठे जितना भी संभव हो सके आप क्या करें, सामने वाले के ऊपर प्रहार करें। प्रहार मतलब हथियार नहीं फेंकना। घर बैठे हैं, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करें, उसको न टच करें, ठीक। अंग्रेजी नौकरी ना करें, मतलब अंग्रेजों के प्रोडक्ट से या अंग्रेजों से कोई लेना देना, कोई मतलब ही ना रखें, उनको पूरी तरीके से तोड़ते चले जाएं। और वो एक वक्त आएगा खुद से परेशान होकर क्या करेंगे, अपने पूरे भारत वाले मूवमेंट को वो स्थिर करके यहाँ से चले जाएंगे। यही होम रूल लीग आंदोलन, इसको शुरुआत की एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ भेजे गए? वर्मा जेल में गए थे। वर्मा के एक जगह है मांडले जेल। कौन सा जेल है? मांडले जेल में। और यहीं पे इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, ठीक है ना। और कहाँ लिखा? मांडले जेल में। अच्छा, 1916 ईस्वी में एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको। अहमदाबाद यहाँ पे 1916 में अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। उस आश्रम का क्या नाम है? साबरमती आश्रम। क्या नाम है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम ये स्थापित करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। विश्व भारती स्थापित करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। शांति निकेतन बनाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। साबरमती आश्रम बनाने वाले महात्मा गांधी जी थे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया गया। एक दिन पूरे गांधी जी के से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे तैयार कराऊंगा। गांधी जी कब अफ्रीका में गए, अफ्रीका से कब वापस आए, अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया, भारत में कौन सा आंदोलन चलाया। इसमें जैसे हिंदू स्वराज पत्रिका 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की आई थी, वो सारी बातें होगी। महात्मा गांधी 1915 में भारत में आए थे, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए थे। ये इसलिए बोल रहा हूं कि दोबारा बोलूं तो आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है ना। तो गोखले जी ने यही सलाह दिया, 2 साल पहले भारत को जानो और परखो। तो ये 15 में आए, 15-16 2 साल ये भारत का पूरा भ्रमण करेंगे, भारत को देखेंगे, जानेंगे और परखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा 1917 ईस्वी में पहुंचते हैं। 16 वाली पूरी घटना मैंने क्या क्या बताया। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। लखनऊ पैक्ट हुआ। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों मिलकर एक दल में शामिल हुए। मुस्लिम लीग शामिल होने का कारण कि खिलाफत जो खलीफा का पद बंद किया वो ना बंद हो इसलिए आया है। नरम दल मजबूर है इसलिए आया है। गरम दल, नरम दल ऑलरेडी कांग्रेस का पार्ट था। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। एनी बेसेंट कहाँ चलाई थी? मद्रास। बाल गंगाधर तिलक पुणे में चलाई। इसके बाद अहमदाबाद में आश्रम बना है साबरमती आश्रम।
जो कि महात्मा गांधी जी ने बनाया है, ठीक है ना, साबरमती आश्रम। अब आते हैं 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। इस घटना का क्या नाम है? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह है। क्या है? पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है, जरा उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। पहले के जमाने में होता क्या था कि जैसे सफेद कपड़े पे नील चढ़ाए जाते हैं, आज भी आप लोग जानते हैं, सफेद कपड़े को थोड़ा सा नील में भिगो के निकाल दिया जाता है ताकि थोड़ा सा मिट्टी वगैरह पड़े तो वो दिखे न, ठीक। तो उसके लिए एक नियम अंग्रेजों ने बनाया था। क्या नियम बनाया? जैसे मान लीजिए पूरा 1 बीघे का खेत है, ठीक है ना, 1 बीघे का खेत है। अब इस 1 बीघे में कम से कम आपको ऐसे 1 बिस्से की नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक। नील की खेती क्यों अनिवार्य था, ध्यान से समझिएगा। दरअसल पहले क्या था कि भारत के लोग पूरे खेत में नील की खेती करते थे, और करने के बाद क्या हुआ कि उससे जो नील प्रोडक्ट बनता था उसको मार्केट में बेच दिया करते थे और उनको पैसा मिल जाया करता था। तो यहाँ पे खूब खेती, नील की खेती खूब हुआ करती थी। पटना की बात है, चंपारण पटना में पड़ता है, यानी बिहार में, ठीक है ना। तो नील की खेती खूब होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा सा परिवर्तन किया। क्या किया? नील की खेती से नील को निकाला और फैक्ट्री में उसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से बना दिया। जैसे ध्यान से समझिएगा, आपकी माता भी स्वेटर बुनती हैं, ठीक, और दुकान से भी स्वेटर मिलता है। दोनों में अंतर क्या रहता है? माता जी जो हाथ से स्वेटर बुनी है उसकी चमक और दुकान वाले चमक में जमीन आसमान का फर्क होगा। माँ के हाथ वाला स्वेटर पहनेंगे तो ठंड नहीं लगेगा, लेकिन दुकान वाला पहनेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, हो सकता है ठंड ना भी लगे, लेकिन जो माँ के हाथों का रहेगा वो ज्यादा सेफ्टी रहेगा, उसमें ज्यादा सेफ्टी नहीं रहता, ठीक है ना। वो पतला सा शर्ट से मोटा रहेगा, थोड़ा सा इनर टाइप का। तो यही चीज अंग्रेजों ने किया। भारतीय जो नील होते थे उसमें शुद्धता कम होती थी, देखने में कम अच्छा लगता था, और जब वो फैक्ट्री से बन के आता था तो उसकी सुंदरता ज्यादा होती थी और बड़ा आसान रहता था। ऐसे डब्बे में रहता था, पानी में डाला, भिगो के निकाल दिया, ठीक। और भारतीय नील को पहले पीसो, फूलो, कूटो, मिलाओ, तब काम करना पड़ता था। तो लोग आजकल जानते हो, सब लोग आलसी होने लगे। जब से वॉशिंग मशीन आया तब से हाथ से कपड़ा साफ होना बंद हो गया। तो लोग क्या किए, भारत के किसानों की नील का जो नील बिकता था उसको लेना बंद कर दिया और लेना शुरू किए किसका? अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों से खरीदने लगे। अंग्रेज क्या किए, खूब नील बेचा करते थे फैक्ट्री में। भारत की नील ले जाते थे फैक्ट्री में, उसको प्योर करके अच्छे से पीस उसके पॉकेट में बंद करके महंगे दाम पे बेच दिया करते थे। उनका राजस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो भारत के लोग चालाक थे, कहे जब मेरा कोई खरीदेगा नहीं तो मैं उसको क्यों फसल उगाऊं। भारत के लोग नील की खेती करना बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो अब अंग्रेजों के नील मिलता नहीं था, वो तो खेती करने आएंगे नहीं, तो दिक्कत हुआ। तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, जिस नियम को हम क्या कहते हैं? 3 कठिया नियम। ये नियम क्या है? इसके द्वारा 3 काठी, उस समय कुछ रहा होगा, उन लोगों की नाप के पैमाने रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसके बराबर आपको खेत में नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है ना। आप सभी किसान के बच्चे हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नील की खेती एक ऐसी खेती है कि अगर नील आप अपने खेत में आप लगा दिए तो नील के अलावा दूसरी फसल वहां नहीं उग सकती। वो जमीन पूरी तरीके से बंजर हो जाती है। कम से कम 5, 6, 7 साल आप दूसरी फसल लगाते रहिए, तब जाके उसमें उर्वरक क्षमता आएगी और फसलों के उगाने की ताकत आएगी। जिस खेत में नील की खेती होती है उस खेत में केवल नील की ही खेती की जाती है, क्योंकि वो उपजाऊ जमीन को पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देता है। तो अब लोग क्या किए, जब मना कर दिए नील की खेती के लिए, तो अंग्रेज जबरदस्ती ये नियम थोप दिए कि आपको खेती करना पड़ेगा, ठीक है। अब उससे किसानों को दिक्कत क्या थी कि किसी तरीके से मेहनत करके फिर से इसको उपजाऊ जमीन बनाए, अब फिर करेंगे तो फिर ये बंजर हो जाएगा।
और ये भारतीय किसान के लिए बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल काम हो गया, ठीक है ना। तो उसमें भारतीय किसानों ने इसके लिए क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए सोचा। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया, ठीक है ना, गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप आइए बिहार के चंपारण जिला में और यहाँ पे देखिए कि अंग्रेज कैसे जबरदस्ती खेती करवा रहे हैं और उस खेती का क्या परिणाम निकल रहा है ये जानना चाहिए आपको। आप बहुत अच्छे वकील हैं और आपको आवाज उठानी चाहिए किसानों की। गांधी जी चंपारण में गए। चंपारण में जाने के बाद, ठीक है ना, यहां जाने के बाद किसानों से मिले, किसानों की बात सुने और बात सुनने के बाद इन्होंने सत्याग्रह लगाया। सत्याग्रह क्या होता है जानते हैं आप? हाँ, सत्याग्रह मतलब ये समझ लीजिए कि उनके तरीके से ये कि जब तक आंदोलन को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम ये चीजें करते रहेंगे, ठीक है ना। आमरण अनशन का मतलब जैसे अन्ना हजारे ने क्या किया था, आमरण अनशन। अनशन का मतलब ये हुआ कि तब तक हम, जब तक ये हमारी बात नहीं माना जाएगा, हम यथा स्थिति बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे या आंदोलन करते रहेंगे, भले प्राण हमारे निकल जाए। वो आमरण अनशन हुआ। भूख हड़ताल क्या होता है कि हम तब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। ये सारे प्रक्रिया है विरोध करने के। तो हुआ क्या, गांधी जी सत्याग्रह शुरू कर दिए जिसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। अंग्रेजों को झुकना पड़ा, अंग्रेजों को बात मानना पड़ा और इस नियम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यानी गांधी जी ने अपने जीवन में भारत में पहला आंदोलन किया जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, जो नील की खेती के लिए था। 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ किया गया आंदोलन था और इस आंदोलन में पूरी तरीके से गांधी जी सफल हुए और इनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है ना। ये हुई 1916 की घटना, 1917 की घटना। अब चलते हैं 1918। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब आपसे पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके आमंत्रण पे बिहार गए थे, तो आपका जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। किसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, तो आपका जवाब होगा नील की खेती। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद क्या आया था 1918 में? मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन। थोड़ा पानी दीजिए, गर्मी का समय है, प्यास बराबर लग रही है, ठीक है ना, पानी पी लें। देखिएगा बात नहीं, हाँ ध्यान से देखिएगा। मिल मजदूर आंदोलन, 100 व्यक्ति हैं काम करने वाले, सब भाग गए, 12 बचे हुए हैं। कंपनी वाले ने ऑफर दिया कि अगर आप लोग मेरी कंपनी चलाते रहे, क्योंकि कंपनी बंद हुई तो वो बंद ही हो जाएगी, दोबारा आदमी आए कि कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम आती रहती है कंपनियों को। तो ये कंपनी चलती रहे, तो कंपनी वालों ने एक लालच दिया। क्या दिया? आप लोग काम करिए और काम करने के बाद जैसे ही प्लेग महामारी खत्म होगी, सब लोग दौड़ के आएंगे काम करने और आप लोग अभी से रुक के काम करते रहेंगे। आपको डायरेक्ट मैनेजर बना के आपका बोनस भत्ता सब कुछ बढ़ा दिया जाएगा, आपकी सैलरी खूब हो जाएगी और उन लोगों की सैलरी थोड़ा कम करके रखेंगे। मरता क्या न करता, जब उनको भूख प्यास लगेगी, परिवार को चलाना होगा, तो वो और कम में भी नौकरी करने के लिए तैयार होंगे। ये बेचारे खुश हुए और जिंदगी को दांव पे लगाए और कंपनी को चलाते रहे। जैसे प्लेग महामारी खत्म हुआ, कंपनी के मालिकों ने, ये पूरे कंपनी, गुजरात में बहुत सारे व्यापारी होते हैं, ठीक है ना, पूरे कंपनी के मालिकों ने इन लोगों से जो वादा किया, अब उनके पास संख्या, पहले संख्या नहीं थी, अब उनके पास संख्या है। जब हमारे पास 2 4 6 बच्चे थे तो प्रेम से बोलते थे, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। अब इतने बच्चे हैं, तुरंत कहूंगा जाओ बाहर हट जाओ, यहाँ न बैठो, पढ़ना हो तो कायदे से पढ़ो,
क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है। तो इंसान रंगत को देख के अपना कलर बदलता रहता है, ये स्वाभाविक है और बदलना भी चाहिए। तो हुआ क्या, अब इनके पास मैनेजर बनने के लिए खूब ढेर सारे लोग आ गए। इनसे कहा कि अगर नौकरी करना हो तो कायदे से करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तमाम मैनेजर बैठे हैं, उनको बैठा दूंगा और तुम्हें जितना चाहिए उससे 2-4 हजार कम में भी वो काम करने के लिए तैयार है। तो बात तो सही था, लेकिन इन लोगों के साथ अन्याय इसलिए हुआ कि इन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के बाद काम किया था। और किस लालच में किया कि ये महामारी समाप्त होगी तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरा परिवार अच्छा चलेगा। और फिर वो कंपनी मालिक लोग इनको केवल और केवल एक छोटी सी लालच देने के बाद अपनी बातों से पलट गए। जब पलटे तो गांधी जी जिंदाबाद, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये कहावत सुने हैं कि नहीं? क्यों सुने हैं? क्योंकि मजदूर बेचारे अब मजबूर हैं, नौकरी करें या नौकरी छोड़ दें। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं, उनके पास केवल एक चारा है, महात्मा गांधी। गए महात्मा गांधी से बात बताए कि ऐसा है कि ये चीजें हैं, ऐसा मुझसे वादा किया गया और कंपनी वाले अब वो चीजें नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी कितने सरल और शालीन व्यक्ति थे। ठीक, कहने को कोई कह देगा कि गांधी जी ने देश को बांट दिया, गांधी जी ने ऐसा कर दिया, लेकिन जो गांधी जी नहीं कर पाए ना, वो भारत का कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो करके गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पे जो है 1 मैन आर्मी अंग्रेजों ने कहा था गांधी जी को, पूरे यूरोप के आर्मी को बुला लिए लेकिन खत्म नहीं कर पाए। गांधी इकलौता अर्धनग्न फकीर पहुंचा, केवल नीचे धोती पहना, ऊपर ऐसे है, एक बार 2 शब्द बोला, लड़ाई पूरी खत्म, हिंदू अलग मुसलमान अलग। ठीक, ये है गांधी की ताकत। गांधी का विरोध करना हो तो पहले गांधी बनने की औकात रखो, तब विरोध करना, नहीं तो बोलना मत गांधी के बारे में, ये ध्यान रखना। तो ध्यान से देखिएगा ये चीज। तो हुआ क्या, ऐसे एक लड़का मेरे पास, वो थोड़ा सा चंचल टाइप का था, वो मुझसे कहा कि अगर आप किसको ज्यादा मानते हैं, गांधी या अंबेडकर? अब वो मेरे अंदर की चीजें वो लेना चाहता था। कहा आपको 2 ऑप्शन है, गांधी या अंबेडकर, आप किसको चुनेंगे? मैंने कहा मैं दोनों को चुनूंगा। कहे आप किसको ज्यादा मानते हैं? तो मैंने कहा मैं दोनों को नहीं मानता। कहे अगर 2 में से किसी एक को आपको मानना पड़े, चुनना पड़े, तो आप किसे चुनेंगे? तो मैंने कहा मैं भीमराव अंबेडकर को चुनूंगा। कहा वो क्यों? हम कहे उसका रीजन इतना है कि गांधी जी जिस परिवार में पले बड़े थे वहां सुख सुविधाओं की दिक्कत नहीं थी, उनके पिता भी वकालत करते थे। लेकिन अंबेडकर जिस फैमिली में पले बड़े थे वहां से उनको खुद संघर्ष करना पड़ा, पूरी जिंदगी उनको ठोकर खाना पड़ा, और ठोकर खाने के बाद फिर अपने विवेक से वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। इसलिए मैं अंबेडकर को पहली वरीयता दूंगा। यही चीज होना ही चाहिए। गांधी अच्छे फैमिली के थे, महान लोगों के घर में अगर महान लोग पैदा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और गरीब घर से कोई महान लड़का पैदा हो तो वो बड़ी बात होती है। ठीक, सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर क्रिकेटर बन जाए ना तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक जो कच्चे मकान, टपकते मकान से अगर कोई विद्यार्थी, कोई बालक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, तब उसकी महानता है, क्योंकि उसके आगे पीछे सिर्फ उसकी योग्यता थी और कोई नहीं था। सचिन के बेटे के पास बहुत कुछ है, जहां बताएंगे गॉड ऑफ क्रिकेट का मैं लड़का हूं, इतने में एक लोग सलामी ठोक देंगे उसको। तो अपने से अपनी चीजें बनाओ ना, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी मजदूरों के साथ खड़े हुए और प्रयास किया कि इनकी सैलरी बढ़ाया जाए, और खूब आंदोलन किया, भूख हड़ताल भी उन्होंने किया कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक इनका सैलरी नहीं बनेगा। बताओ, एक अमीर बाप का बेटा और एक वकील, उस जमाने का बैरिस्टर वकील, केसर-ए-हिंद, मतलब उस जमाने का भारत रत्न, कल्पना कर सकते हो, मजदूरों के लिए गया है, सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। आज के नेता मजदूरों के लिए खड़े हो जाए, मैं मान जाऊंगा महात्मा गांधी हैं, कोई नहीं खड़ा होगा। जो भी खड़े होंगे अमीरों के लिए खड़े होंगे। ठीक, एक मकान है, 10 करोड़ की संपत्ति है, वहां रोड नहीं है, इतना सोर्स लगा देगा कि रोड 2 दिन में बन जाएगा वो।
और गरीब के घर आने जाने का रास्ता ना हो, कभी वहां पे कोई थूकने नहीं जाएगा। नेता लोग तो परहेज करेंगे कि इतने गंदे जगह मैं कैसे जाऊंगा। वहां से वोट लेने जाओगे लेकिन वहां पे रोड नहीं है तो रोड नहीं बनवा पाओगे। ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। महात्मा गांधी महात्मा ऐसे नहीं बने थे, अपने कर्म से बने थे। मजदूरों के लिए भूख आंदोलन कर रहे हैं, एक आलीशान बंगले में चाहते तो रह लेते, पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अहंकार जीरो। मजदूरों के लिए रोड पे आया है, ठीक है ना, किसानों के लिए रोड पे आया है। किसी को ये नहीं कहा यार तुम लोग गंवार हो, तुम लोग साइड रहो, मैं अमीरों का वकील हूं। ठीक, आजकल के वकील 2 रुपए कमाने लगते हैं, इंसान पहचानना भूल जाते हैं। तो इन्होंने किया और इसमें भी ये सफल हुए। मजदूरों की सैलरी 33 सही 1/3 करके उनकी सैलरी बढ़ाई गई। सैलरी बढ़ाने का कंपनी मालिकों ने 50% वादा किया, 50 नहीं बढ़ा, लेकिन 33.5% उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। ये कौन किया था? गांधी जी ने किया था, ये ध्यान रखिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद ध्यान से देखिए, चेम्सफोर्ड के समय में एक आयोग आया था जो शिक्षा के लिए था, और शिक्षा का आयोग जो बना वो सैंडलर आयोग, सैंडरल आयोग। ध्यान से देखिएगा, शिक्षा के लिए कुछ थोड़ा सा आगे पीछे शब्द होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया था वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय आया, हंटर आयोग शिक्षा का लॉर्ड रिपन के समय आया। अब एक नया शिक्षा का आयोग सैंडरल आयोग आया है, ये शिक्षा से संबंधित है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया है। अकाल आयोग और शिक्षा आयोग को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये शिक्षा वाला हो गया। इसके अलावा 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आया। क्या आया? रोलेट एक्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है और भारत की पूरी इतिहास यहीं से बदल जाती है। ठीक, हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने वादा किया था कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। 14 से लेके 18 तक अंग्रेजों ने कहा था कि मैं प्रथम विश्व युद्ध अगर जीत गया तो भारत को डोमिनियन स्टेट दूंगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। मतलब कि जैसे विदेश से कौन भारत आएगा कौन जाएगा ये फैसला मैं करूंगा। ठीक, कौन सामान भारत में आएगा और भारत से कौन सामान विदेश जाएगा ये भी मैं तय करूंगा। विदेश का आदमी कौन भारत में रहेगा और कौन भारत का आदमी कहां जाएगा ये भी मैं तय करूंगा। भारत की चारों तरफ सीमा पे जो फोर्स लगी रहती है वो सारे फोर्स मैं तय करूंगा। भारत में शासन चलाने वाला कौन होगा? भारत के लोग होंगे। भारत में टैक्स कितना लगेगा ये भारत के लोग होंगे। ठीक, किसानों से कितना टैक्स लेना है ये भारत के लोग करेंगे। कहने का मतलब कुछ चीजों पे अंग्रेजों का अधिकार रहेगा और बहुत सारी चीजों पे भारतीयों का अधिकार होगा। इसी को डोमिनियन स्टेट कहते हैं। जैसे अगर सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाए, ठीक, या आयात और निर्यात कर बढ़ा दिया जाए तो तुम्हें 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तुम विदेश में कोई अपने फैक्ट्री या अपनी कंपनी का सामान विदेश भेजते हो क्या? नहीं भेजते। तो तुम कहोगे 2-4 करोड़ बढ़ा दो मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो भेजता है उसको फर्क पड़ता है। तो भारत की जनता तो यही चाहती थी कि हमारे ऊपर शासन भारतीय करें और टैक्स वसूलने का काम भारतीय करें। हमारी स्थिति और परिस्थिति की से जो भी चीजें आए वो भारत के लोग करें। बाकी देश विदेश में क्या हो रहा है वो कोई भी समझे, उससे मतलब नहीं है। इस चीज का वादा किया और 1918 में जब विश्व युद्ध जीत चुके और भारत के 1.5 करोड़ लोगों ने कुर्बानी दे दी तो उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं। अंग्रेजों ने मूर्ख बनाया और भारतीयों को कुछ नहीं दिया। 18 के बाद भारतीय लोगों ने, अब भाई 1.5 करोड़ लोग अगर कुर्बान हुए हैं तो अपने हक की मांग करेंगे कि नहीं? भारत के लोग जगह जगह अपना मांग शुरू कर दिए। जैसे चंपारण सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आया, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे व्यापारी समूह अपना, मजदूर अपना हक मांगने लगे, किसान अपना हक मांगने लगे। जो राजा थे वो डोमिनियन स्टेट मांगने लगे कि मेरा राज्य वापस कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज कुछ नहीं करते थे। अंग्रेज क्यों नहीं करते थे? वो तो चाहते थे भारत पे मैं राज्य करूं और इनको बेवकूफ बनाता रहूं। तो भारत के लोगों में धीरे धीरे आग बढ़ने लगी, सबके अंदर गुस्सा आया।
तो उन्होंने एक एक्ट ले आया, उसी एक्ट को क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट। ये एक्ट है बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। अब देखिए, अगर अंग्रेजों को लगा कि कोई व्यक्ति किसी क्रांतिकारी मूवमेंट में है तो अंग्रेज उसको पकड़ सकते हैं, और पकड़ने के बाद वो व्यक्ति अदालत में अपील नहीं कर सकता, अपना वकील रख के अपनी बात नहीं कर सकता, और अंग्रेजों का अधिकार होगा जब तक इच्छा होगी तब तक वो जेल में पकड़ सकता है। तो मतलब आपको पकड़ने के बाद न अपील होगा, न वकील होगा, और न कोई दलील चलेगी। दलील मतलब अदालत के सामने अपना पक्ष रखना। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून, इसी को कहा गया रोलेट एक्ट। और इसको भारतीय लोगों ने काला कानून की संज्ञा दिया। भारतीय लोगों ने क्या बोला इसको, काला कानून। क्या कहा, काला कानून। अब इसके तहत क्या हुआ, गांधी जी तो भड़क गए। गांधी जी न्याय के पुजारी थे। गांधी जी ने कहा ये तो सरासर गलत है, हम पकड़े क्यों गए ये भी नहीं बताया जाएगा, मेरी क्या गलती है वो भी नहीं बताया जाएगा, मैं अपने वकील के माध्यम से जज भी नहीं कर सकता, और अंग्रेज जितना मन हो उतना पीट सकते हैं। आज भी ऐसे कानून है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कब होता है, जब भारत में कोई सैनिक कानून लागू होता है, ठीक है ना, आर्म्स एक्ट करके, तो उसमें सेना को ये अधिकार दिया जाता है कि शक के आधार पे किसी को गिरफ्तार कर लो, कितने भी समय तक गिरफ्तार कर लो। जैसे रासुका, देशद्रोह वाले गतिविधि में आप पकड़े गए तो रासुका लगाया जाता है। उस रासुका में होता क्या है कि पुलिस आपको पकड़ने के बाद कितने दिन तक अपने पास रखेगी ये उसके ऊपर होगा, कितना मार पीट देगी ये उसके ऊपर होगा, जितना चाहे उतना कर सकती है, पीट पाट सकती है, लेकिन आप अदालत में कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप देशद्रोह वाले में फंसे हुए हैं तब के लिए है। और वैसे तो पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको तुरंत अदालत में आपको पेश किया जाता है, लेकिन आज की पुलिस 24 घंटे के अंदर 10,000 लेके मामला क्लियर कर देती है। सच्चाई ये है कि अदालत के अंदर पेश करना चाहिए। ठीक, आप अगर न जानते हो तो एक चीज जान लें, कभी आपको पुलिस पकड़ी और आप पैसा देने में सक्षम नहीं है तो आप कहिए कि मुझे अदालत में ले जाइए। अब वो उसकी जिम्मेदारी है यहाँ से गाड़ी करके लेके जाए, आपको जज के सामने पेश करे। तब तक कहेगा कि मैटर बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर, फंसोगे नहीं, 5,000 दे दो, बाहर कर दो। आप 24 घंटे मत देना, और 24 घंटे के बाद आप खुद ही वकील करके आप पुलिस के खिलाफ ये केस कर सकते हैं कि मुझे 48 घंटे से पुलिस पकड़ी है और कहीं पर लेके नहीं गई, जज के सामने पेश नहीं की। तुरंत वकील उसको घेर लेगा, तुम इनको बैठाए काहे हो थाने में, तुम्हारा कौन सा अधिकार है। अब उस 24 घंटे में आने जाने का जो मार्ग होता है वो नहीं, जैसे मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई, अब उसको दिल्ली ले जाना है, तो उस समय जो रास्ते में जो समय लगेगा उस समय को नहीं जोड़ा जाता और 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। ठीक, रात्रि का समय ऐड नहीं होगा, छुट्टी के दिन वाला समय ऐड नहीं किया जाता, और पुलिस फिर आपको ले जाएगी, जज के सामने पेश करेगी, जज आदेश करेगा। और पुलिस न ले जाने के कारण देखो पुलिस कितना बुद्धिमान है, वो जानती है कि अब कौन बवाल करे, यहाँ से वहां ले जाए, 2 पुलिस को भेजे, सारा दिन इसके पीछे पीछे पुलिस लगी रहे, जज आर्डर करे, जहां कहे वहां ले जाओ, इसको बंद करो, इससे अच्छा है 10,000 रुपए लो, जेब में डालो, छोड़ दो इसको, और यही चीज चलता है। तो आपको कानून पता होना चाहिए। रोलेट एक्ट आया, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, महात्मा गांधी विरोध किए, और पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक व्यक्ति हैं डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ठीक, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया इसी शक के आधार पे। जो कानून आया रोलेट एक्ट की शक के आधार पे इनको गिरफ्तार करो, जब तक मन हो जेल में बंद किए रहो, ठीक है ना। अब गिरफ्तारी के बाद हुआ क्या, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार, ये पंजाब के उस समय बहुत अच्छे नेता रहा करते थे, इनको जब गिरफ्तार किया गया तो कुछ लोग अमृतसर के
जल्ली नामक व्यक्ति के एक बाग में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद इस कानून के विरोध में वो कार्य करना शुरू कर दिए कि इसका विरोध हम कैसे करें, हम अंग्रेजों का पुतला फूकें या अंग्रेजों के सामान की होलिका जलाएं या वंदे मातरम गीत गाते हुए चलें या पोस्टर और बैनर उनको दिखाएं, ठीक है ना। ये सारी चीजों पे विचार होने वाला था और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे इस जलियांवाला बाग में। कहा? जलियांवाला बाग। इस बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और यहाँ केवल एक गेट था, ठीक है ना, और अंदर एक पेड़ है, ध्यान से देखिएगा, और अगल बगल ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ठीक। जैसे शहर में आप देखते होंगे एक प्लाट खाली है, बाकी चारों तरफ घर बन गए हैं, तो वो जमीन है, बाकी चारों तरफ 2-2 फ्लोर ऊंचा मकान है। तो ऐसा था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी देश में और किसी भी धरती पे अच्छे और बुरे इंसान हमेशा होते थे, हैं और होंगे। अच्छा बुरा दोनों होगा, ठीक। अगर भगवान राम इस धरती पे पैदा होंगे तो ये जरूरी है कि इस धरती पे रावण भी पैदा होने वाला है, ठीक है ना। अच्छे के साथ बुरे का होना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ असंभव, ऐसा असंभव रहता है, ठीक। जो बुरे लोग हैं, जैसे बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सारे बुरे हैं। अच्छे वाले अपने आप को, अपने बेटे को अच्छे संस्कार देंगे, बुरे वाले चढ़ाई बताएंगे, जाना पीट के आना, मार खा के मत आना, बाकी आगे हम समझ लेंगे। बहुत अइचड़ ऐसे पैदा होते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि घर है मराई चढ़ाई तो नहीं मार सकत रहे, ठीक है ना। ये कोई तरीका होता है क्या? तो वो लोग यही सब करते हैं। तो होता दोनों चीज है। जब आपने देखा है नादिर शाह जब अटैक हुआ था, मोहम्मद ये पृथ्वीराज चौहान वाला केस जो हुआ था, उसमें भी जो है दुश्मन सेना को बुलाने का काम भारत के लोग ही किए थे, ठीक। तो ये जो हंसराज था, ये कुछ होते हैं चाटुकार, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का कुछ गलती कर दिया, अब पता है कि इस गलती पे सूरज सर भड़क सकते हैं, ठीक। अब मेरी नजर में अच्छा बनने के लिए वो चुगलखोरी करेगा, ठीक। ये बहुत गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं, भले वो कुछ भी हो, नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये अच्छी आदतों में नहीं आता। प्रयास करो आप खुद ही उसको अच्छा कर सको तो अच्छा कर दो। तो हंसराज ने तुरंत बताया फोन करके अंग्रेजों से कि इस बगीचे में खूब ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और योजना बना रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। अब जनरल डायर ने भेजा किसको, और भेजने के बाद कहा कि लगातार गोली चला देना, सब फाइनल हो जाए वहां पे, ठीक। दरअसल हुआ कुछ नहीं था। इस गेट पे एक जीप आई और जीप रुकी, रुकने के बाद बिना कुछ हिंट दिए, जैसे एक इंसान बताता है ना कि जितना जल्दी हो ये पार्क खाली कर दो, अगर पार्क नहीं खाली हुआ तो मैं गोली चला दूंगा। तो कुछ लोग होते हैं, कहते हैं हाँ आओ मारो गोली, जानते हैं सामने वाला नहीं मारेगा, और अगर वो सच में एक को ठोक दिया तो सब भाग जाएंगे, तब जान जाएगा ये गुस्सा में है, पीट पाट देगा। तो ये चीजें चलती रहती है। जीप आया, खड़ा हुआ, बिना किसी चेतावनी के लगातार फायरिंग शुरू हो गया इसके अंदर। अब फायरिंग जब शुरू हुआ तो लोग इधर उधर भागने लगे और निकलने का रास्ता केवल एक, यही गेट, और इसी गेट से गोली चल रही है, ठीक। अंदर एक कुआं था, उस कुएं में लोग कूद गए कि हो सकता है हाथ पैर टूटा रहे लेकिन जिंदगी बची रहे, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम कूदोगे कि तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान है, पूरा कूद जाएगा हिंदुस्तान। और पूरे कुएं में लोग कूदते गए और कुएं की स्थिति ये थी कि आप ऐसे सीधे चलिए, इस पार से उस पार हो जाएंगे। पूरा कुआं भर गया लास्ट से, ठीक है ना। ये भारत के इतिहास की सबसे बेकार घटना, जिसको कहते हैं मानवता को पैरों से कुचलना, ऐसी घटना मानी गई है, ठीक है ना। और इस कर्म से अंग्रेज आज भी शर्मिंदा होते हैं, ठीक। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास जाना और आंख में आंख मिला के बोल देना 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, शर्मिंदा होकर सर झुका लेगा। क्यों? क्योंकि इतना घटिया काम वो किया है जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। इसके पहले भारत के लोगों ने काल कोठरी की घटना किया था।
लेकिन भारत के लोगों ने घर में बंद करके बाहर से ताला बंद कर दिया था। ठीक, अब उसमें दिक्कत आई कि हाथ ऐसे मुड़ा तो 48 घंटे ऐसे ही रहेगा, निकलोगे तो ऐसे ही रहेगा, सीधा ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो भारत के लोगों ने ये किया था और वहां संख्या कम थी। इतनी गोली चली कि यहाँ के जितने इंसान थे लगभग सबके सब वहां पे उस धरा पे गिर गए। ठीक है ना, उसके बाद 10 मिनट के बाद जब अंग्रेजों की गोली समाप्त हो गई, खत्म हुई, तब यहां से जीप लेके वो लोग यहां से लौट गए। ठीक है ना, लौटने के बाद ध्यान रखना उन्होंने दवा का भी ये नहीं किया कि गोली चलाएं, जो बचे हैं दवा कराना होता तो गोली काहे चलाते, सीधी सी बात है। ठीक, दवा का कोई व्यवस्था नहीं था। अब यहाँ पे एक बेटर था जो छोटा सा था, 4-5 साल का है। ठीक है ना, कभी आप YouTube पे डालिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब गोली चली थी तो उस गोली चलने के दौरान जो है, जो छोटे छोटे बच्चे टाइप के थे, आज वो लोग जिंदा हैं और उनके आंखों देखी वो पूरी कहानी आप सुन सकते हैं। मैं YouTube पे 2-3 लोगों का इंटरव्यू देखा हूं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में वहां मौके पे मौजूद थे और गोली से बच गए थे। ठीक है ना, उस समय बहुत छोटे थे, अब तो वो बूढ़े हो गए, एकदम से अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो उनके अनुसार यहाँ पे जो एक छोटा सा बेटर था, ये बेटर पूरा चीज, अब पानी पिला रहा था, बच्चा बहुत चंचल होता है, पानी पिलाया, जब देखा गोली चली, त्राही त्राही मची, सब गिर रहे हैं, दौड़ के चढ़ गया पेड़ के ऊपर। ठीक, अंग्रेज गोली जमीन पे चलाए, पेड़ पे नहीं चलाए। अब ये जिंदा बचा और बचने के बाद जब जमीन पे उतर के देखा जमीन की स्थिति, सोचे हिंदुस्तान का बच्चा भी उस समय देशभक्त होता था और आज के बच्चे तो पूछो मत, ऐसा ऐसा कर्म कर देते हैं कि जूता भिगो के मारो तो साला जूते की बेइज्जती होगी, उसकी बेइज्जती होगी नहीं, इतना जमीर से मर गए हैं। ठीक है ना, विश्वास मानिए, आप जिस जूते से मारेंगे उस जूते की बेइज्जती होगी, लेकिन उसकी नहीं होगी क्योंकि वो उससे भी गिरा हुआ है इंसान मालिक है। ठीक है ना, तो हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो ये बेटर देखा और देखने के बाद वहां जब सनी हुई मिट्टी, जो खून से सनी हुई थी, मांस सबके बाहर थे, एक स्त्री थी वो अपने हस्बैंड की लाश ढूंढने गई थी। और हिंदुस्तान यार देश कभी सोचने लगो ना तो एहसास होता है सच में अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है। ठीक है ना, अकबर के जमाने में एक महिला थी, जब युद्ध में उसका हस्बैंड मारा गया था, और पहले होता क्या था कि शादी तो हो जाती थी, लेकिन 6-7 साल बाद गवन थवन जो भी होता था वो 7-8 साल बाद आता था, और शादी की उम्र 10-11 साल में शादी हो जाती थी। और वो लड़का उसी बीच युद्ध में क्या हुआ, शहीद हुआ। शहीद होने के बाद वो महिला अपने हस्बैंड को ढूंढने गई और ढूंढने के बाद जीवन भर कुंवारी रह गई, ये मान के कि मेरा हस्बैंड खत्म हो गया। कल्पना करो, कभी फोन से वो बात की होगी क्या, फोन ही नहीं था तो बतियाएगी कहां से, न ईमेल कर पाई होगी, न मैसेज कर पाई होगी, शायद कभी देखी तक नहीं होगी और कभी मिली तक नहीं होगी, लेकिन उसको अपना हस्बैंड मान लिया और जीवन भर कुंवारी रह गई, दूसरी शादी नहीं की। और आज 4 साल रिश्ता हो गया, 10 साल रिश्ता हो गया, हस्बैंड नहीं है, दूसरी शादी आराम से करेंगे, दूसरा फाइनल हुआ, तीसरी शादी आराम से करेंगे। ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं करना चाहिए, अपने जीवन को सुचारू रूप लेना चाहिए, ये गलत नहीं है, लेकिन एक सतीत्व होता है, जो इंसान चला जाएगा लेकिन वो जीवन भर हृदय में बसा रहता है। अब वो स्त्रियां देखने को नहीं मिलती। ठीक है ना, वो सब जौहर जब होता था तभी रहती थी। बाकी इस भ्रम में मत रहना कि सामने वाली जो है मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो प्रेम नहीं करती, सिर्फ सौदा करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये जो हंसराज नाम के, हंसराज की कहानी हुआ, ये जो व्यक्ति था ये था उधम सिंह। उधम सिंह ने क्या किया, एक मिट्टी उठाया और मिट्टी उठाने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी उठा के देखा, देखने के बाद मस्तक पे लगाया और ये शपथ किया कि जिसने गोली यहां चलवाई है उसको मिट्टी में मिला दूंगा। ये शपथ किया कौन, उधम सिंह। उम्र बहुत छोटा, नादान बालक है। उसने बताया कि वहां पे एक स्त्री थी जो अपने हस्बैंड की लाश ढूंढने आई थी, देखने आई थी। तो जिस लाश, अब सब पड़े हैं, पता चला किसी को पकड़ के सीधा की, इतने में वो पानी पानी पानी, मरते समय इंसान पानी बहुत मांगता है। ठीक है ना, पानी की डिमांड करती थी।
वो इतना ज्यादा भावुक हो गई कि अपने हस्बैंड को भूलकर वहां जो घायल लोग थे उनकी दवा करना शुरू कर देते। ठीक है ना, वो मार्मिक दृश्य कभी आप देखिए और पढ़िए तो एहसास होगा। बाकी अभी तो बैठ के बस आपको एसी चाहिए, पंखा नहीं चलता तो पढ़ने में दिक्कत होती है। ये सब कैसे रहे होंगे जो अपने घर परिवार को त्यागने के बाद भी देख रहे हैं, मर रहे हैं और फिर भी देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन में कूदे जा रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए कूदे थे कि तुम लोग बड़े हो जाओ, जब 70 साल बाद हिंदुस्तान बने, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए तो तुम ऐसी कलंकित कार्यवाही कर देना कि तुम्हारे माँ बाप समाज में मुंह न दिखा पाए। जीवन में सब करना, लेकिन कुछ ऐसा कर्म मत करना कि मुझे ये बताने में शर्म लगे कि ये मेरा स्टूडेंट है। और विश्वास मानो मैं इन सब मामलों में बहुत कट्टर हूं। आप मेरे कितने प्रिय हैं, लेकिन आपने जरा सा भी कोई ऐसा कर्म कर दिया जिससे समाज उससे दूषित होगा तो मैं आपको कभी अपना स्टूडेंट बताऊंगा ही नहीं। ठीक है ना, अस्वीकार मैं पहचानने से इनकार कर दूंगा। ठीक, और मुझे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आपको एहसास हो कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक, अगर वो चीजें नहीं हो रहा है तो फिर उसका भी मनोबल और जो अच्छा कर रहा है उसका, दोनों तो बराबर हो गए ना, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होना जरूरी है। तो हुआ क्या, तो इसमें जो ऊधम सिंह थे, ऊधम सिंह ने ये शर्त किया कि मैं उसको मारूंगा और पक्का मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब इसकी जांच के लिए चेम्सफोर्ड के समय में एक हंटर कमेटी आई, रिपन के समय वो शिक्षा के लिए आई, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी अंग्रेजों ने बनाई, उस कमेटी का क्या नाम था? कमेटी का नाम लिख लो, उसका नाम था हंटर कमेटी। ये क्या की? जांच की। अब जांच में अंग्रेज जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अंग्रेजों ने कह दिया कि जनरल डायर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी निभाने के लिए उनको ये कार्रवाई करना जरूरी था। अगर ऐसा कार्रवाई न करते तो पंजाब की स्थिति बिगड़ जाती और बड़ा विद्रोह होता, बहुत सारे लोगों की जान जाती, इसलिए ये कार्रवाई सही था। लेकिन उनको इतने लोगों को, जहां बच्चे को भी मार गोली चला दिया गया, इसलिए उनको क्या करते हैं, हिंदुस्तान से हमेशा बहिष्कृत किया जाता है। और इस कमेटी ने हिंदुस्तान से उसको जनरल डायर को क्या किया, हिंदुस्तान से विदाई करके फिर से इंग्लैंड भेज दिया। और भेजा क्यों था? इसलिए नहीं भेजा कि तुमने ये गलती किया, इसलिए भेजा कि बेटा तुम हिंदुस्तान में रहोगे, तुम्हें पीट पाट देंगे। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग दुती कुछ किया नहीं था तब बम फेंक दिए थे उसके ऊपर, और 14 साल के बच्चे फेंके थे। यहाँ तो 5 साल का लड़का शपथ ले रहा है, जो है तिलक लगा के, कि मैं पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दूंगा डायर को, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम चले जाओ अपने देश। इसको भगा दिया गया और ये कहाँ चला गया? इंग्लैंड। अब इस बच्चे का सपना क्या रह गया? अधूरा। लेकिन जो जिद्दी होते हैं उनका सपना अधूरा नहीं रहता, या तो वो रहते हैं या तो उनका सपना रहता है, दो में से कोई एक रहता है। और यही जिद तुम्हें अपनाना है, या तो नौकरी रहेगी या तो मैं रहूंगा। और जिद इस बात की नहीं हो, ये जिद तो कोई भी करेगा, कह दे दिएगा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं लगेगा, फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे, कह देंगे बहुत जिद्दी थे। हिम्मत हो तो नौकरी लेके दिखाओ कि मैंने ये शपथ लिया और इसको पूर्ण किया और जिंदगी भी बचाई, ये बहादुरी है। लटक गए वो बहादुरी नहीं होती। ठीक, तो हुआ क्या, ये बच्चा धीरे धीरे यहां से गया इंग्लैंड। कहाँ गया? इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाने के बाद पैसे की कमी हुई, पंचर का दुकान खोला। उस समय साइकिल चलती थी, पंचर बनाने का काम किया, पैसे इकट्ठा किया तो वकील वाला कपड़ा खरीदा, वो हो गया तो बंदूक खरीदा, बंदूक के बाद गोलियां खरीदा, सब कुछ वेल मेंटेन कर लिया। जब बंदूक भी मिल गई, गोली भी मिल गई, वकील का कपड़ा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो कहा हो गया नौकरी खत्म, अब तो मेरा उद्देश्य क्लियर है। जनरल डायर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था और एक मीटिंग में गया था जहां वकीलों को ये संबोधित करता है। ठीक, जैसे बड़े बड़े लोग कभी यहाँ आते हैं, विद्यार्थियों के साथ बोलते हैं, कभी वकीलों के साथ जाके स्पीच देते हैं, करते रहते हैं ये सब काम। तो ये वकीलों को स्पीच देने गया, इसीलिए ऊधम सिंह वकील वाला कपड़ा जो होता है ब्लैक कलर का, वो कपड़ा पहने, और वकील हमेशा एक संविधान की पुस्तक लिया रहता है। उस पुस्तक को लिया, और पुस्तक ऐसा था, ये समझ लीजिए जैसे ये मेरी पुस्तक है, वो पुस्तक बहुत मोटी होती है, इतनी मोटी सी होती है,
ठीक, और छोटी होती है। तो इस पुस्तक को लिया और पुस्तक के अंदर पेज नहीं था, बंदूक रखने की जगह थी, बाहर से पूरा फोड़ था, बाहर से कोई देखता तो लगता किताब लिया है, और किताब के अंदर पेज नहीं होके क्या था, बंदूक। और जाने के बाद सबसे आगे बैठ गया। कहाँ बैठा? सबसे आगे वाली कुर्सी पे बैठ गया। और बैठने के बाद जैसे ही डायर वहां पे आए और स्पीच देने वाले थे, पहले पहचाना गड़बड़ा है ना, कि पता चला मारना किसे है, दूसरे को मार दिया, फिर पता चला ये तो संचालक था, वो तो मरा ही नहीं। ठीक, तो ध्यान से देखा परखा, क्योंकि 40 साल हो गए, याद थोड़ी है, बचपना में देखा था। जब जान गए डायर यही है और स्पीच देने आया, बंदूक निकाला, मार दिया गोली, डायर फाइनल हो गया तुरंत। देखो उस समय का बदला, कब 1919 का बदला कब लिया, 1940 ईस्वी में लिया। उस समय की क्या उम्र और इस समय की क्या उम्र, पूरा जीवन केवल उसको मारने में खपा दिया था, यही किया था। ऐसे ऐसे जिद्दी इंसान इस धरती पे पैदा हुए हैं। सीखो, उधम सिंह से नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे तुम? उनसे सीखना पड़ेगा। उधम सिंह को नहीं जानते लेकिन नाथूराम गोडसे को जानते होंगे, क्योंकि उनके भक्त इतने हैं ना, कुछ लोग बहुत नाथूराम गोडसे मतलब महात्मा गांधी को मार के बहुत महान काम कर दिए थे। ठीक है, उनकी माला जपते हैं। अरे नाथूराम गोडसे की माला जपने से पहले उधम सिंह का माला जपो ना, तो जिद आएगी, तुम जीवन में सफल हो जाओगे। तो हुआ क्या, उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जनरल डायर की पूरी तरीके से कहानी समाप्त की। अब जरा कल्पना करो, गोली तो मार दिया, लेकिन अब ये पकड़ा तो गया होगा। जब पकड़ा गया, पकड़ने के बाद इसके शरीर के कपड़े उतार के जब कोड़े से मारना शुरू किया, मारने के बाद उस पे टार्चर करने के लिए नमक डालते हैं ताकि पूरे शरीर में क्या हो, जलन होता रहे। और नमक वमक फेंक के जब पूरे शरीर जलता था, तब पूछते थे कि तुम अपनी गलती मानो, तुम कहाँ भेजो हो। केवल एक शब्द बोलता था, मैं इस धरती पे पैदा हुआ था डायर को मारने के लिए। अब मैं मार चुका हूं, आप मुझे जान से मार दीजिए, आप प्रताड़ित कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, मुझे क्षमा नहीं बोलना है। मैं यही चीजें करने के लिए पैदा ही हुआ था और मैं कर दिया। अब आपको जो सजा देना हो दीजिए। इतना टार्चर किया गया, लेकिन एक भी शब्द इन्होंने अपने आप को जरा सा भी टस से मस नहीं किया। अभी तुम्हें 2 तमाचा कोई दे देना तो तुरंत बताओगे वो भी था, वो भी था, वो भी था। ठीक है ना, लेकिन वो उधम सिंह कुछ नहीं बोला, सिर्फ डंडे खाता रहा अपनी जिद के लिए और भारत माँ को आजाद करने के लिए। और उधम सिंह के बच्चे इतने महान महान काम कर रहे हैं कि उनका काम देख के मन करता है कि एक बार भगत सिंह, उधम सिंह और खुदीराम बोस लोगों को बुलाएं, बुलाने के बाद हाथ जोड़ के निवेदन करें कि अपनी बंदूक फिर उठाइए और अंग्रेजों के नहीं, इन नालायकों को मार दीजिए। बोले ठीक है ना, क्योंकि मैं तो मार नहीं पाऊंगा, मारने की हिम्मत उन्हीं के अंदर है। अब शिक्षक धीरे धीरे शालीनता पे आ जाता है। अगर बंदूक उठाना होगा तो फिर कायदे से मारेंगे, 1-2 को नहीं, अच्छे से पीटा पाटा जाएगा। ठीक, तो उन लोगों को बुला के निवेदन करेंगे और एक साथ सबको खड़े करेंगे, पहले इन्हीं को मारो। अंग्रेज की औलाद फिर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक, लेकिन हमारी औलादें बहुत बिगड़ गई है। तो ये चीज समाज में सुधार होना चाहिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा तो ये हुआ 13 अप्रैल के दिन। कब हुआ था? 13 अप्रैल के दिन 1919 के दिन हुआ। और इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जल्दी नामक व्यापारी जो था उसी के बाग में हुआ। ये जगह का नाम पूछेगा, अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। कभी जाना तो देखना जरूर, अमृत का स्वर्ण मंदिर देखना, तो एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर देखना और उस मिट्टी का तिलक करना। और संभव हो सके तो थोड़ी सी मिट्टी मेरे लिए ले आना, कि जहां पे क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए, अपने इस देश की आजादी के लिए अपनी लहू बहाई, अगर उनके लहू का एक कतरा मुझे मिल जाए तो शायद उस कतरे का मस्तक पे लगाना और पूजा करना मेरा सार्थक होगा। ठीक है ना, तो कभी उस जगह पे जाना तो वहां की मिट्टी को तिलक लगाना और कुछ मिट्टी मुझे गिफ्ट करना। ठीक है ना, जब कभी भी जाना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये कहानी 1919 ईस्वी में हुई। अभी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन बचे हुए हैं, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज लंबी क्लास हो चुकी है, अब अग्निवीर वाले वहां आएंगे, अग्निवीर की क्लास चलेगी। अभी आपको हिंदी पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक।